स्वागत है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के इस मैराथन क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आज आपके हम लिए लेकर आए हैं भूगोल का एक महा मैराथन क्लास। इससे पहले हमने एक भूगोल की क्लासेज कल प्रोवाइड की थी जो आपको बहुत ही पसंद आए थे। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आज की यह हमारी मैराथन क्लास है फिर से। तो चलिए सारे के सारे सब्जेक्ट को हम मैराथन के द्वारा प्रोवाइड करें, उसमें आज हम भूगोल लेकर आए हैं और भूगोल का पूरा सिलेबस वाइज हम आपको मॉडल पेपर एक प्रकार से हल कराने वाले हैं इस मैराथन क्लास में। तो परीक्षा पैटर्न पर सवाल आधारित है। सबसे पहले आप अपना सिलेबस देख लीजिए, जैसा कि हम हर क्लास में आपको सिलेबस पहले दिखा देते हैं, उसके बाद हम मैराथन क्लास प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप यह मिला लें कि हम आपको सिलेबस से बाहर एक भी प्रश्न नहीं कराते। सिलेबस आप पढ़ लीजिएगा, हम यह नहीं बताएंगे क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि आखिरी समय है 15 से 16 दिन, उसमें हमें अधिक से अधिक पढ़ना होगा। भूगोल में 5 प्रश्न आपसे पेट में पूछा जाएगा और 5 नंबर का यह प्रश्न होता है। तो चलिए जुड़ जाइए, जो लोग जुड़े हैं पूरी क्लास को जरूर देखें और पहली बार आए हो तब भी आप जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। हमारा पहला प्रश्न में कह रहा है कि दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला स्थित है। आपके पेपर के सिलेबस में जो दिया गया है वो है पर्वत, तो यह हमारा पर्वत का सिलेबस स्टार्टिंग से कर रहे हैं। तो बताइएगा कि दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है। ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया में, बी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका में, सी ऑप्शन अंटार्कटिका में और डी ऑप्शन न्यूजीलैंड में। तो यह जो है, अगर बात करेंगे दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा न्यूजीलैंड में। बिल्कुल सही आप लोग बोल रहे हैं, न्यूजीलैंड में यह दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला स्थित है, इसलिए हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरी क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद आप निर्णय करिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है। मतलब 3 देश का हिस्सा आल्प्स पर्वत है इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग, और एक देश है जिसका यह हिस्सा नहीं है, वही आपको बताना होगा। ए ऑप्शन को देखिए फ्रांस का रहा है, बी ऑप्शन जर्मनी, सी ऑप्शन है हमारा ऑस्ट्रिया और डी ऑप्शन है हमारा इंग्लैंड। तो चलिए बता दीजिए कि तो हमने दक्षिणी आल्प्स के बारे में ऊपर पढ़ लिया, यह आल्प्स पर्वत श्रेणी में से किस देश का हिस्सा नहीं है। तो जो आल्प्स पर्वत है वह फ्रांस का हिस्सा है और जर्मनी का भी हिस्सा है और ऑस्ट्रिया का भी हिस्सा है, लेकिन इंग्लैंड का जो है हिस्सा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें गलत ऑप्शन चुनना था। यहाँ पर देख रहे हैं गलत ऑप्शन चुनना था, इसलिए हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अब हम इस प्रकार की क्लास आपको डेली सुबह 10 बजे प्रोवाइड करते हैं। यकीन करिए, आप एक बार हमारे साथ जुड़ जाइए और आपको जिस भी टॉपिक में, जिस भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही, बस इस क्लास के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब आखिरी समय है, अगर अब आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो 6 और 7 सितंबर को आपको पेपर देना है। तो समझ जाइए कि आप क्या पेपर देंगे, आपकी तैयारी कैसी, आप अंदाज़ा खुद लगा लीजिए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की पर्वत श्रृंखला है, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके पेपर में आने वाला है और कई परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है। तो बताइए यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला निम्न में से कौन सी है। क्या आल्प्स है या हिमालय है, एंडीज है या रॉकी है। आप लोग कमेंट करके बताते रहिए यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी। चलिए जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, जितने भी लोग आल्प्स पर्वत उत्तर बता रहे हैं उन सभी का यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यह आल्प्स पर्वत यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला का। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा, क्या कह रहा है, हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह है। मतलब आपसे यहाँ पर प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि अराकान योमा किस देश में स्थित है। तो बताइए किस देश में अराकान योमा स्थित है,
क्या म्यांमार में स्थित है, बलूचिस्तान में स्थित है, नेपाल में स्थित है या कश्मीर में स्थित है? अगर आप पेट के पेपर को हल्के में ले रहे हैं ना, तो एक बार प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जरूर देखिए, क्योंकि पेट सिर्फ नाम का है कि आप 10वीं पास हैं तो आप फार्म भर सकते हैं, लेकिन जब इसका प्रश्न आप देखेंगे ना, तो अच्छों की तैयारी धरी की धरी रह जाती है। आप हल्के में ले रहे हैं, शायद आप पहली बार जा रहे हैं देने, तो आप जाएंगे इस बार देंगे, उसके बाद खुद पता चल जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम अपने प्रश्न पर आते हैं। जो लोग जुड़े हैं उनसे निवेदन करेंगे कि आप लोग पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको चैप्टर वाइज महामैराथन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आप पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न के उत्तर की अगर हम बात करेंगे, तो यह है जो अराकान योमा है, यह हमारा है म्यांमार में। बिल्कुल सही, म्यांमार में है हमारा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हम आपको इसमें सिर्फ प्रश्न और उत्तर रैपिड फायर तरीके से कराएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम समय में आप अधिक से अधिक प्रश्नों से परिचित हो सके। क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, तभी आपको परीक्षा में लाभ होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। अगला प्रश्न आज का 5वां प्रश्न है। कह रहा है कि आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है। यह इंपॉर्टेंट चैप्टर अब यहाँ से स्टार्ट होता है, शुष्क प्रदेश एवं मरुस्थल। आपके इस चैप्टर में मतलब सिलेबस में दिए गए मरुस्थलों के बारे में और शुष्क प्रदेशों के बारे में, वहाँ से हम आपको अब प्रश्न दूसरा चैप्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्लास अच्छी लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आऊँ तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से कुछ आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आटाकामा रेगिस्तान की बात करते हैं। कहाँ पर स्थित है? क्या एशिया में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है, या अफ्रीका में स्थित है, या उत्तरी अमेरिका में स्थित है? बताइए चलिए जल्दी बताइए, देखते हैं कितने लोग जल्दी जल्दी उत्तर देते हैं। आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो आटाकामा रेगिस्तान जो है वह स्थित है दक्षिण अमेरिका में। आटाकामा जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो तकला मकान चाइना में स्थित है। ठीक है, तो आप लोगों को यह जानना चाहिए। यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर निकल कर आया, वह हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है, वो भी पृथ्वी के बारे में। तो बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। ए ऑप्शन कह रहा है अरब का मरुस्थल, बी ऑप्शन कह रहा है आटाकामा मरुस्थल, सी ऑप्शन कह रहा है गोभी मरुस्थल, और डी ऑप्शन कह रहा है थार मरुस्थल। चलिए गले में थोड़ी सी दिक्कत होने के कारण थोड़ी आवाज़ इधर उधर हो रही है, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। लेकिन आपका है परीक्षा तिथि बहुत करीब होने के कारण हम आपको एक दिन का भी गैप नहीं कर सकते। क्लासेज हमारे चैनल पर डेली मिलती हैं और मिलती रहेंगी एग्ज़ाम तक। जिस दिन आपका पेपर हो जाएगा उस दिन हम आपको पेपर का आंसर की भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़कर आंसर की फैक्ट और आंसर की जानना चाहते हैं, तो आप अभी से जुड़ जाइए, क्योंकि पेपर के बाद तुरंत हम आपको आंसर की भी प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, चलें इस प्रश्न की बात करें। अगर पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा आटाकामा मरुस्थल। हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही कर लीजिए आप लोग। बी ऑप्शन आटाकामा मरुस्थल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए ठीक ठीक, हम जैसे आपका प्रवेश पत्र जारी होगा हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको तुरंत सूचित भी करेंगे और मोबाइल से डाउनलोड करके भी दिखाएंगे कैसे मोबाइल से आप अपना प्रवेश पत्र चेक कर सकते हैं। ठीक है, सारी की सारी जानकारी हम आपको डेली प्रोवाइड करते हैं, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित प्रोवाइड होती है आयोग के द्वारा। ठीक है, चलें अगले प्रश्न को देखने वाले हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। आपसे यह प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कौन सा है। ए ऑप्शन कह रहा है अरब मरुस्थल, बी ऑप्शन कह रहा है आटाकामा मरुस्थल, सी ऑप्शन कह रहा है कालाहारी मरुस्थल, और डी ऑप्शन कह रहा है पेंटागोनिया मरुस्थल। बताइए शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कौन सा है। ठीक है, चलें जल्दी बता दीजिए।
बिल्कुल सही। जो भी लोग दे रहे हैं हमारा उत्तर डी ऑप्शन बिल्कुल सही दे रहे हैं, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल निम्न में से पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर पेंटागोनिया मरुस्थल हो जाएगा। यही हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है इन चारों ऑप्शनों में। और यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए एक बार लाइक कर दीजिए क्लास को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा है कि सर और आमू नदियां गिरती हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है तीसरा टॉपिक, जो कि नदियों से रिलेटेड है। आपके सिलेबस में नदी टॉपिक दिया गया है। अब हमारा यहाँ से तीसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पूरा सिलेबस हम आपको प्रोवाइड करें हर एक सब्जेक्ट का, वो भी चैप्टर वाइज। तो जुड़ जाइए इस प्रकार की क्लासेज अगर आप भी पसंद करते हैं तो। चलिए बताइए, सर और आमू नदियाँ कहाँ पर गिरती हैं? कैस्पियन सागर में गिरती हैं, या काला सागर में गिरती हैं, या बाल्टिक सागर में गिरती हैं, या अरल सागर में गिरती हैं? कहाँ पर गिरती हैं? आप जल्दी से कमेंट करके उत्तर बता दीजिए। चलिए, ठीक ठीक, चलिए चलिए बताइए। तो यह जो है अरल सागर में गिरती हैं। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अरल सागर नहीं तो अराल सागर भी कहा जाता है इसे। ठीक है, अरल सागर नहीं तो अराल सागर भी कहा जाता है। आप इसका नाम जानते रहिएगा। अरल सागर रहे ऑप्शन में या अराल रहे। ठीक है, ये दोनों नाम एक ही हैं। कहीं कहीं शब्दों का हेर फेर करके आपको फंसाने की कोशिश किया जाएगा। आप लोग इस प्रश्न को जानते रहिएगा, और इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए अगले प्रश्न देखने वाले हैं। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? अगले प्रश्न में कह रहा है कि काला सागर में गिरने वाली नदी द्वय है। बताइए कौन सी नदी है जो काला सागर में गिरती हैं? उन दो नदियों का नाम आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है बोलगा और डिन्यूब, बी ऑप्शन कह रहा है नीपर और बोलगा, सी ऑप्शन कह रहा है नीपर और डिन्यूब, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है यहाँ पर। चलिए चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। जितनी जल्दी जल्दी आप कमेंट करते रहेंगे उतनी ही तेज हम क्लास को प्रोवाइड करेंगे आपके सामने। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। बिल्कुल सही, काला सागर में जो नदियाँ गिरती हैं वो दो नदियाँ होती हैं, नीपर और डिन्यूब। जितने भी लोगों ने ऑप्शन सी सही किया है, नीपर और डिन्यूब। डिन्यूब में तो वैसे आप धोखा खा सकते हैं, क्योंकि ए ऑप्शन में डिन्यूब है और बी ऑप्शन में भी डिन्यूब है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो सही होने वाला है वो होने वाला है सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नीपर और डिन्यूब दोनों ही जो है काला सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आप लोग सही कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखने वाले। क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न? अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि बोलगा नदी कहाँ गिरती है। यह बोलगा नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझते रहिएगा। कहाँ पर गिरती है अब आपसे यह पूछा जा रहा है। बताइए, ए ऑप्शन में कह रहा है कि लाल सागर में, बी ऑप्शन कह रहा है कैस्पियन सागर में, सी ऑप्शन कह रहा है काला सागर में, और डी ऑप्शन कह रहा है भूमध्य सागर में। बताइए कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। चलिए बताइए बताइए जल्दी बताइए, बोलगा नदी कहाँ पर गिरती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बोलगा नदी जो है वो गिरती है कैस्पियन सागर में। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बोलगा नदी कैस्पियन सागर में गिरकर वहाँ पर ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, और यह ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ऑप्शन इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप जब तक हम ऑप्शन पढ़े तब तक आप उत्तर फटाक से दे दें। नहीं तो हम चाह रहे हैं ना इन सभी प्रश्नों को हम वन लाइनर फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करें। बताइएगा, हम आपको एक मैराथन क्लास लाना चाहते हैं। जितने भी आज तक प्रश्न बने हैं आपके सिलेबस पर, वह हम सारे के सारे वन लाइनर फॉर्मेट में प्रोवाइड कर देंगे। जैसे आपसे यहाँ पर पूछेंगे, हम एक उदाहरण समझ लीजिए, हम आपको प्रश्न दे देंगे क्वेश्चन, बोलगा नदी कहाँ पर गिरती है, और डायरेक्ट हम नीचे लिख देंगे आंसर में, ठीक है, कैस्पियन सागर। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम आपको प्रोवाइड करेंगे तो डेली 20 मिनट में लगभग 200 प्रश्न आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। यह आपको काफ़ी लाभदायक होगा, लेकिन आप जब कहेंगे तब हम आपको मैराथन उस प्रकार की वन लाइनर में प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल आप मॉडल पेपर हल करते रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब आपका अंतिम समय है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखने वाले हैं। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है।
अब आपसे पूछा जा रहा है वह कौन सी नदी है इनमें से जो भ्रंश घाटी में बहती है। ए ऑप्शन का रहा है अमेजन, बी ऑप्शन है हमारा सिंधु, सी ऑप्शन है हमारा वोल्गा और डी ऑप्शन है हमारा राइन। बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, ऐसा मत करिएगा, बिल्कुल नहीं। दो एक बार आप बोल्गा नदी, बोल्गा बोल्गा की बात सुन रहे हैं तो आप बोल्गा मत मारिए, क्योंकि यहाँ पर बोल्गा ऑप्शन नहीं होगा हमारा। चलिए, बोल्गा हम पहले काट दे रहे हैं। ए, बी और डी में ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है नदी का नाम बताइए। चलिए चलिए, ठीक ठीक। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा राइन नदी। यहाँ पर राइन नदी जो है वह बहती है भ्रंश घाटी से होकर। डी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक। क्लास कितने लोगों ने लाइक किया और चैनल को कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए, जल्दी से बताइए। देखते हैं जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको क्लास अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। चलिए, फिलहाल आपको अच्छी लगे या ना लगे, आपको पूरा सिलेबस तो कवर करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सभी लोगों को सभी सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आपने यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का फॉर्म भरा है तब आपको सिलेबस तो पढ़ना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, आप अभी तक नहीं पढ़े, अगर आप अंतिम समय में पढ़ के अच्छा स्कोर करना चाहते हैं जुड़ जाइए, और नहीं करना चाहते तो आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है। चलिए, फिलहाल हम अपने क्लास पर आएंगे, अपने प्रश्नों को देखेंगे। हमारा आज का 12वां प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए, अभी तक कितना समय हुआ, मात्र 10 से 12 मिनट हुए होंगे, हम लगभग 10 से 12वें प्रश्न पर आ गए। मतलब समझिए कि अगर हम आपको 20 मिनट पढ़ाएंगे तो लगभग 20-25 प्रश्न तो डेली सॉल्व करा देते हैं। और 20 मिनट में अगर 25 प्रश्न सॉल्व करा देते हैं तब भी फ़ायदा ही है आपका, क्योंकि आपके पेपर में एक सब्जेक्ट के जो भूगोल हम करा रहे हैं वहाँ से 5 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। ठीक, आप जानते हैं सिलेबस हमने दिखा दिया, आप वहाँ पर क्लास को पीछे करके सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखने वाले हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है। वह नदी कौन सी है जो एशिया से संबंधित नहीं है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है लोप नोर नदी, बी ऑप्शन कह रहा है अमूर, सी ऑप्शन कह रहा है नाइजर और डी ऑप्शन कह रहा है टिग्रिस। बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है जो एशिया से संबंधित नहीं, नदियों के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन सी नदी है जो एशिया से संबंधित, जिसका नहीं है संबंध, तो बताइए। चलिए बताइए जल्दी से। ठीक ठीक, चलिए बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। बिल्कुल सही, अगर आपने नाइजर नदी को उत्तर दिया है, क्योंकि यह पाम ऑयल के नाम से भी जानी जाती है, पाम ऑयल के नाम से यह नाइजर नदी को जाना जाता है। और इस प्रश्न का हमारा जो उत्तर निकलेगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखने वाले हैं। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, कह रहा है कि विश्व वन क्षेत्र में से किसी एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है, आपको वह बताना होगा। ठीक है, चलें, मतलब प्रश्न नहीं समझे तो फिर समझ जाइए कि विश्व में कौन से ऐसे वन हैं जो सबसे अधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो कौन से वन हैं, क्या शीतोष्ण शंकु वृक्ष हैं, या पर्णपाती वन हैं, या उष्णकटिबंधीय वन हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए ए बी सी डी में ऑप्शन आपको क्या सही लग रहा है। चलें, अब यहाँ से हमारा एक नया टॉपिक, ये प्रश्न नया टॉपिक स्टार्ट हो गया। अब यह टॉपिक जो है वह है वन। आपके सिलेबस में वन भी दिया गया है। देखिए, हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस आपका थोड़ा सा सहयोग चाहिए। एक बार अपने स्तर पर इस क्लास को शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपको सारे के सारे विषयों का इस प्रकार से मैराथन प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बताइए किस प्रकार के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं, यही आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो आपको उत्तर देना चाहिए था शीतोष्ण शंकु वृक्ष, ये सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वृक्ष हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, यही वन हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखने वाले हैं। क्या कह रहा है हमारा आज का अगला प्रश्न, कह रहा है कि सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। सदाबहार वर्षा वन कहाँ पर पाए जाते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बी ऑप्शन कह रहा है ब्राज़ील में, सी ऑप्शन कह रहा है कनाडा में और डी ऑप्शन कह रहा है फ्रांस में। तो जल्दी से बता दीजिए सदाबहार वर्षा वन कहाँ पर अधिक पाए जाते हैं। चलिए
जल्दी बताइए, जल्दी। ठीक, ठीक। नहीं, नहीं, आपकी परीक्षा तो टलने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अब आपकी परीक्षा लगभग 99% सेट हो चुकी है कि 6 और 7 सितंबर को ही करा ली जाएगी। क्योंकि अभी तक आयोग के पास से कुछ ऐसा ऑफ़िशियल बात नहीं कही गई, लेकिन अब आपका प्रवेश पत्र जारी होगा। बहुत जल्द आपको सेंटर घोषित करके बता देगा आयोग। अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार की खबर सुनना कि कब हमारा सेंटर जारी होगा, कहाँ पर होगा, क्या कैसे होगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जैसे ही कोई आयोग आपको सूचना पहुँचाएगा, तुरंत हम आपको सूचित कर देंगे। ठीक है? चलिए, इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो सदाबहार वर्षा वन जो पाए जाते हैं, वो ब्राज़ील में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नहीं, नहीं, पहले प्रवेश पत्र नहीं आएगा, प्रवेश पत्र आपके एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आएगा, उससे पहले आपको सेंटर बता दिया जाएगा, ठीक है? सेंटर आपका किस ज़िले में है, यह बता देते हैं ये लोग। उसके बाद परीक्षा जैसे मान लीजिए जिनका 6 को है परीक्षा ना, उनको लगभग 4 को मिलेगा प्रवेश पत्र, ठीक है? जिनका परीक्षा 6 को होगा, उनका 4 को मिलेगा प्रवेश पत्र। 2 या 3 दिन पहले देते हैं लोग बस, उससे पहले नहीं देते हैं। और इससे पहले लगभग 10 से 12 दिन पहले ये लोग आपको सेंटर घोषित कर देंगे कि किस ज़िले में आपका सेंटर है। विद्यालय का नाम भी तक भी नहीं घोषित करते ये लोग, ठीक है? चलिए, आप पहली बार आए हैं, कोई बात नहीं, आप जान जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखने वाले हैं। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? अगला प्रश्न कह रहा है भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो बताइए, वन आपका सिलेबस में दिया गया चैप्टर है, तो बताइए वन के बारे में यह प्रश्न है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, आप बताइए। ए ऑप्शन करा है पतझड़ी वन, बी ऑप्शन करा है शंकुधारी वन, सी ऑप्शन करा है घास स्थल वन और डी ऑप्शन करा है उष्णकटिबंधीय वन। चलिए बताइए, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, यह आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। बिल्कुल सही। अगर आपने उत्तर दे दिया उष्णकटिबंधीय, डी ऑप्शन अगर आप सही बता रहे हैं तो बिल्कुल सही। इस बार आप सही हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग डी सही कर लीजिएगा। ठीक है? भूमध्य रेखा के निकट अगर वनों की बात किया जाए तो उष्णकटिबंधीय वन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखने वाले हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, किस प्रकार के वन हैं जो पृथ्वी पर अधिकतर पाए जाते हैं? ए ऑप्शन कह रहा है विषुवत रेखा के पास। कहाँ पर, मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कहाँ पर सबसे अधिक घने वन पाए जाते हैं, ठीक है? इस प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप मेरी तरह चकमा मत खा जाइएगा। मैं थोड़ा सा पढ़ के तुरंत प्रश्न सोच लिए यही होगा, लेकिन यहाँ पर मैं खुद चकमा खा गया इस प्रश्न में, जिसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा। कह रहा है कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं कहाँ पर, यही पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है विषुवत रेखा के पास, बी ऑप्शन कह रहा है कर्क रेखा के पास, सी ऑप्शन कह रहा है मकर रेखा के पास और डी ऑप्शन कह रहा है ध्रुवों के पास। चलिए बताइए, चलिए जल्दी बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा। चलिए ठीक ठीक, चलिए बताते रहिए आप लोग। बिल्कुल सही। अगर पृथ्वी पर घने वनों की बात किया जाए तो वह विषुवत रेखा के पास पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही सामान्य तरीके के मौसम पाए जाते हैं वनों के लिए। यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर निकलेगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा सही, क्योंकि पृथ्वी पर घने वन तो विषुवत रेखा के पास ही पाए जाते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का 17वां प्रश्न देखते हैं। क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि डेली सुबह 10 बजे तुरंत हमारी क्लास जैसे ही लाइव आपके सामने आती है आप पूरी की पूरी देख लीजिए। क्योंकि अगर आप जैसे यह सोचेंगे कि बाद में देख लेंगे, रात को देखेंगे, दोपहर में देखेंगे, तो आप नहीं देख पाएंगे। मुझे पता है, मैं भी कभी इसी प्रकार से गलतियाँ करता था जब पढ़ता था। ठीक है? तो चलिए आप इस प्रश्न को देखिए। कह रहा है विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन हैं, कहाँ पर हैं? तो बताइए, क्या भारत में है, तंजानिया में है, ब्राज़ील में है या कनाडा में है? चलिए बता दीजिए जल्दी से उत्तर कौन सा सही होगा। सबसे बड़े और घने वन कहाँ पर हैं? चलिए बताइए। ठीक, ब्राज़ील में मैंने अभी ऊपर बताया था, तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ब्राज़ील। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखने वाले हैं। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है। वह कौन सा देश है जिसमें सबसे अधिक मात्रा प्रतिशत में पूछी जाए तो वहाँ पर वन पाए जाते हैं? क्या चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है या जापान है? बताइए।
कौन सा हमारा सही होगा। यह करंट का भी प्रश्न हो सकता है और वैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न के ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो इसका जो उत्तर होगा कौन सा सही होगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है, तो उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जापान, ठीक है। जापान हमारा यह सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आप लोग सही करिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न। चलें, अगला प्रश्न कह रहा है रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है, कहाँ पर स्थित है, यही आपसे पूछा जा रहा है। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है चीन में, बी ऑप्शन कह रहा है जर्मनी में, सी ऑप्शन कह रहा है जापान में, या जो डी ऑप्शन है भारत का। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। रूर बेसिन क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है, बताइए। औद्योगिक क्षेत्र है यह और कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित कहाँ पर है यही आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर जल्दी से बता दीजिए एक बार तो। चलिए, ठीक ठीक ठीक। चलिए, तो उत्तर हो जाएगा जर्मनी का, बिल्कुल सही। आपने उत्तर बी दिया तो बिल्कुल सही। जर्मनी का रूर ब्रेसिन क्षेत्र जो है पूरी दुनिया में औद्योगिक क्षेत्र की क्रांति के बारे में जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा हमारा बी ऑप्शन जर्मनी का, यह हमारा सही हो जाएगा, ठीक। चलिए, जो लोग हमारे साथ अंतिम समय तक क्लास को देखें उनको हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप पढ़ाई को लेकर थोड़ा जागरूक हैं, क्योंकि आपको पता है कि आखिरी 15 से 16 दिन बचे हैं, तो हमें हर एक टॉपिक को कवर करना है। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, आखिरी जो भी 15 दिन 16 दिन का समय है हम आपको हर सब्जेक्ट का हर सिलेबस कवर कराएंगे एक बार, ठीक है। रैपिड फायर तरीके से कवर करा देंगे। चलिए आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। तो बताइए इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है आपको कि सर्वाधिक कोयला किस देश में पाया जाता है। ए ऑप्शन कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में, बी ऑप्शन कर रहा है चीन में, सी ऑप्शन कर रहा है न्यूजीलैंड में और डी ऑप्शन कर रहा है ब्राजील में। बताइए कहाँ पर सर्वाधिक कोयला पाया जाएगा। चलिए, ठीक ठीक। नहीं नहीं, सब्सक्राइब करने, आप सोचिए, अगर आप जैसे मान लीजिए जितने लोग देख रहे हैं, अगर आप सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे तो आपका कुछ जाएगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ये आपका कुछ जाएगा नहीं। लेकिन हाँ, हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, फ्री क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, हर सिलेबस को कवर कर रहे हैं, सिलेबस के बाहर एक भी प्रश्न नहीं आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इतना कर देंगे, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे, थोड़ा हमें मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ हमारा जो कार्य है आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो हम थोड़ा और एफर्ट करते हैं और अच्छा कोशिश करते हैं, ठीक है। यही इसीलिए, बाकी आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं, नहीं करना चाहते लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करिए, लेकिन पढ़ना चाहिए आपको, बस पढ़िए आप, ठीक है। तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करेंगे। सबसे अधिक कोयला की बात किया गया है ना, बिल्कुल सही, सबसे अधिक कोयला की बात किया गया, तो यह हो जाएगा चाइना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यह हमारा चाइना हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा यह सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बाकी क्लास आज की कैसी लगी, यह रहा आपका आंसर की। हम आपको आंसर भी प्रोवाइड कर देते हैं। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब तभी करिएगा जब आपको डेली सुबह 10 बजे की क्लास अटेंड करनी हो, ठीक है। नहीं तो मत करिएगा। और जब पढ़ना नहीं तो जुड़ कर क्या करना है भाई। अगर आप पढ़ाई में लेकर थोड़ा भी टेंशन में हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपकी टेंशन को ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। बाकी क्लास कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे, तैयार रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।